किसी इंसान, तंजीम या हुकूमत के तशख़्ख़ुस का अंदाज़ा इन ना बदलने वाले असूलों से लगाया जा सकता है जिनका ये खुद को पाबंद कर लेते हैं, और इन्हीं असूलों को सच्चाई की आफाकी कसौटी पर परखते हुए हम इन इंसानों, तंजीमों और हुकूमतों की अच्छाई या बुराई का तयन करते हैं। लेकिन क्या किया जाए जब हवा के बदलते रुख पर असूल ही बदल दिए जाएं, या कभी वाज़ेह ही न होने दिया जाए कि असूल हैं क्या। मिसाल के तौर पर कल तक अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार और इनकी तंजीम हिज़्ब इस्लामी का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की दहशत गर्दों की फ़हरिस्त में शामिल था। हिकमत यार से अमरीका का मुआहदा हो गया, दोनों ने दोस्ती का हाथ मिलाया और गुलबदीन का नाम दहशत गर्दों की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया। कल का दहशत गर्द आज का दोस्त ठहरा। पाकिस्तान में कालादम करार दी जाने वाली या ज़ेर मुशाहिदा तंजीमों की फ़हरिस्त के मुताबिक 64 तंजीमों को कालादम या दहशत गर्द करार दिया गया है, जबकि 4 तंजीमें ज़ेर मुशाहिदा हैं। इस फहरिस्त में फ़िरका वाराना बुनियादों पर कत्लेआम करने वाली जमातें भी शामिल हैं और लसानी बुनियादों पर हथियार उठाने वाली जमातें भी, और कुछ ऐसी तंजीमें भी इस फहरिस्त में नज़र आती हैं जिनके बारे में बादियों नज़र में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद नहीं या आवाम को फराहम नहीं किए गए। कुछ ऐसी मुसल्लह तंजीमें भी हैं जो पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्वस तो हैं, लेकिन इनका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर लश्कर ज़िल, जिसके सरबराह इलियास कश्मीरी एक ड्रोन हमले में मारे गए, कारी ज़ैनुद्दीन महसूद ग्रुप और मौलवी नज़ीर ग्रुप। आज के हरफराज का सवाल है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इस फहरिस्त को मुरतब करने के लिए असूलों की पाबंद है या नहीं, और क्या वो अवाम पाकिस्तान को इस काबिल समझते हैं कि उन्हें उन वजूहात से भी आगाह किया जाए जिनकी बुनियाद पर यह फहरिस्त मुरतब की जाती है। किसी इंसान। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आंधी आए या तूफान, सैलाब आए या कुदरती उफ्ताद, हुकूमत पहुंचे या ना पहुंचे, फलाही इदारे लोगों की मदद को जरूर पहुंच जाते हैं, और उनमें सबसे पहले होते हैं हाफिज सईद साहब और उनकी तंजीम जमातुद दावा। लेकिन हमारे वजीर दिफा म्यूनिख में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि हाफिज सईद और उनकी जमात पाकिस्तान के लिए और इसके मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। सवाल यह है, क्या वो वाकई खतरा है? इसी पर हम बातचीत करेंगे इंतहाई मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, मेरा सवाल यही होगा, क्या वाकई हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए खतरा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फलाह इंसानियत जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखी गई है, और सबको मालूम है कि ये क्यों रखी गई है। पाकिस्तान में जिसको ज़रा सा भी अक्ल, होश और ज़रा सा भी इख्तियार है ना, खा वो SHO है और खा वो चीफ सेक्रेटरी है या वो कोई सेक्रेटरी इंटीरियर है, तो उसको अंदाज़ा है कि हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हाफिज सईद को बदनाम करने का पूरा ठेका लिया हुआ है और उसने उसको एज अ नेगेटिव इमेज उसको पोर्ट्रे किया है, और वो उसने सेल करने में कामयाब इसलिए है कि मगरब की बुनियादी तौर पर जो मायारात हैं वो दोगले। लेकिन मुझे हैरत होती है अल्फाज के चुनाव के ऊपर। जी, ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे लगता है कि जैसे या तो उनको मुआशरे का नहीं पता या उनको सोसाइटी का नहीं पता कि सोसाइटी क्या होती है। ही पोजेस थ्रेट टू द सोसाइटी, यानी अब बताना चाहता है कि मुझे अंग्रेजी मैनू बड़ी आती है, मैं सियालकोट दा नहीं है, मैनू अंग्रेजी बड़ी आती है। पोजेस थ्रेट टू द सोसाइटी क्या होता है? क्या आप सोसाइटी के ताने बाने को खराब कर रहे हैं, आप मुआशरे को बिगाड़ रहे हैं। जी, आपका 2005 का जल्जला होता है, फलाह इंसानियत जहां आपके बड़े बड़े कमांडोज नहीं पहुंचते, जहां आपके हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंचते, वहां वो लोग चले जाते हैं। 2010 का सैलाब होता है जी, आप सबसे पहले ये लोग वहां पहुंचे होते हैं। थर के अंदर हालत यह है कि वो हिंदू जो हैं वो खड़े होकर हाफिज सईद के लिए जुलूस निकालते हैं कि पानी हमें पहुंचाता है, बाकी चीजें हमें पहुंचाता है, जो कुछ भी है। जी, सिर्फ आप इतनी यानी कोई भारत के सामने अपने गैरत, शर्म, हमीयत सब बेचती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फिर मैं फिक्र अली का दोहराऊंगा यानी आपको खुदा के लिए, आप लॉ ग्रेजुएट हैं यार जी, आपको नहीं पता सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है? आपने आप एक ये तो कह सकते हाफिज सईद की तालीमात इस किस्म की हैं, फलां इस किस्म की हैं, फलां, यानी एक इसका मतलब यह है कि आप ये फिक्रा बोल के पूरी दुनिया के लिए यह साबित करना चाहते हो
कि भारत जो इल्जाम उन पे लगाता था बॉम्बे ब्लास्ट, वो बॉम्बे ब्लास्ट वाला, जिसको आप इनकार कर रहे हैं, इस पे हाई कोर्ट के सामने आप एक सबूत पेश नहीं कर सके। हाई कोर्ट से वो बंदा रहा हुआ है जी। आपको अदालत का भी नहीं अंदाजा कि अदालत का क्या एहतराम होता है। अच्छा, डिटेनमेंट जो भी है वो भी किसी और प्रेशर की वजह से होती है। चलो ठीक है, आप सही साहब ने भी कहा। आई हैव अ क्वेश्चन। जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, बैठ के हमने बाकायदा छानबीन की है कि जनाब उर्दू में जो लिखा गया है इसका अंग्रेजी में जो वर्जन आया होगा वो उसमें क्या उन्होंने कहा है। हम ये समझते हैं अंग्रेजी सुन लें जी, हम ये अंग्रेजी सुनी। हमें तो ख्वाजा साहब पर अपने आप को पता नहीं समझने बताने की कोशिश की कि मैं पता नहीं चले आसफोर्दा पड़े हैं। हम इतना सोच समझ के बात हम देख रहे हैं तो वो सोच समझ के बोलते क्यों नहीं है? नहीं, सोच समझ के बोलने वाली बात कोई नहीं होती उनके। अच्छा, उनके कमाल है ना, जो मर्जी बोल दे। सानू इंग्लिश सियासतदान है जी, सियासतदान है ना, राइट, जो मर्जी बोल दे, जिसको मर्जी चाहे पोस्ट थ्रेट सोसाइटी का मतलब ये होता है कोई एक शख्स है माशरे की अक़दार और रिवायात, कोई भी अंग्रेजी का बंदा जी, पोजेस थ्रेट टू द सोसाइटी। It's not poses threat to the law and order. It's not poses threat to the government. It's not poses threat to the enforcement agencies. It is poses threat to the society. ये सिर्फ वो होते हैं कि जो माशरे की अक़दार, यानी आप जब बंदा फला के काम करता है वो तो यानी आपने इसका मतलब वो सोसाइटी चाहते हैं कि जिसमें लिविंग टुगेदर रहा जा सके, ठीक है। आप वो सोसाइटी चाहते हैं सोसाइटी कि जिसमें आप गे मैरिज कर सकें जी। वो सोसाइटी चाहते हैं कि जिसमें आप वैलेंटाइन का फूल लेके किसी अपनी कुलीग को देके आप खुश हो जाएं, आप शायद वो सोसाइटी चाहते हैं। पोजेस थ्रेट टू द सोसाइटी मतलब होता है कि आप कल्चर, सोसाइटी बेसिकली कल्चर से इवॉल्व करती है और कल्चर कहता है कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। और एक बंदा जो कि इंटरनेशनल फोरम पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको सोच समझ के लफ्ज बोलने चाहिए होते हैं। और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। पोजेस थ्रेट का मतलब सोसाइटी कि पाकिस्तान की सोसाइटी से बड़ी जनाब ख्वाजा साहब अगर बड़ी लिबरल है, पाकिस्तान की सोसाइटी से जनाब सारी ना गैरत अमीयत शर्म सारी बेचती है, ख्वाजा साहब ने शर्म गैरत अमीयत जो है वो आंधी है और पॉजिटिव फैक्टर। नहीं, मुझे बड़ा इस फिक्रे से मुझे तकलीफ हुई है। आपका एक फिक्रा होता है और आपको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है आपको। और ऐसा क्या कुलभूषण यादव से भी बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, हमारी रियासत के लिए? वो तो इनकी ऐसे लगता है, कुलभूषण यादव ऐसे लगता है कि जैसे उनके कोई जाती मसला है, यानी कि शायद उनका कोई हमने घर में से बंदा पकड़ के निकाला हुआ है। कभी नाम नहीं लेंगे वो। हिंदुओं के यहाँ ना वो कहते हैं, हमारे बचपन में एक टीचर होते थे वो सुनाया करते कि हिंदुओं के यहाँ अपने खामन का नाम नहीं लेते थे। तो एक खातून जो थी उसके खामन का नाम मूलचंद था। अब वो मूलियां लेके आ रही थी तो पड़ोसन ने पूछा ये क्या है? तो कहती है पत्तों वाली। उसने कहा अच्छा जी पत्तों वाली क्या है? उसने कहा सफेद। तो शायद कुलभूषण का नाम भी ऐसे ही है कि मूलचंद का नाम ज्यादा नहीं लेना, शायद वो कुलभूषण का कोई रिश्ता इस तरह का, इसलिए। अच्छा, अब आते हैं जिस पे सलम ने बात की है, बैंड आउटफिट। बुनियादी तौर पर देखें, बैंड आउटफिट का नाम हमने लिस्ट लिया है जी, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी है ये एक लफ्ज बना दिया गया है जी, जिसे कहते हैं कि एक प्रोटोटाइप इमेज का लफ्ज बना दिया। दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और बाकी है भी। रोज हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कोई यहां हो रहा है, कोई वहां हो रहा है, कोई वहां, कोई यहां हो रहा है। मेरा मसला ये है कि 100 बंदे 7 में शहीद हुए जी, ठीक। उसके बाद 14-15 लाहौर में हुए, इससे पहले कोयटा में हुए, उससे पहले KPK में, बाकी जो हर सूबा में हो रहे हैं। जब ये चीजें होती हैं तो फिर अचानक आप उठते हैं और आप एक ऐलान कर देते हैं कि हमने 100 बंदा मार दिया जी। इवेंचुअली यही हुआ और उसके साथ आपकी बहस शुरू हो जाती है कि फौजी अदालतें, भाई अगर फौजी अदालतें मौजूद थी तो मारने की जरूरत क्या थी? राइट। अब वो मारने के बारे में होता यह है कि कंफ्यूजन ये होती है कि आप ये नहीं बताते कि वो कौन थे, कहाँ से आए, किस जगह थे, कैसे मारे गए। यही मामला जो है ये हमारी इनकी तंजीमों का है, कालेदम तंजीमों का जी। पाबंदी लगा देते हैं और पाबंदी लगाने के बाद 18 करोड़ अवाम को नहीं बताया जाता कि कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे नजरियात हैं कि जो बुनियादी तौर पर जिनकी वजह से हमने पाबंदी लगाई है और जिनके हक मामला क्या है जी। मतलब आज आप ये मैं लिस्ट उठाऊं ना, इसमें 15 तंजीमें ऐसी हैं कि जो सेकुलर लिबरल है। मतलब आप गिनते जाएं, लश्कर जंगवी जाहिर बात है सिपाही साहबा के साथ
कनेक्टेड है जी, कनेक्टेड है, जी, देवबंदी तंजीम जी, है। जी, सिपाही मोहम्मद शिया तंजीम है जी, जैश मोहम्मद ये देवबंदी है, जी। ठीक। इसका लश्कर तैयबा ये भी देवबंदी है। तहरीक जाफरिया पाकिस्तान ये शिया तंजीम है। तहरीक नफाज शरीयत इस तरह हर खद्दामुल इस्लाम इसकी कोई उस तरह की चीज़ है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, अच्छा जमीयतुल फुरकान, अच्छा खैरुन्नास इंटरनेशनल ट्रस्ट, मैंने तो नाम नहीं सुना जमीयतुल फुरकान, खैरुन्नास इंटरनेशनल, जिनका नाम भी नहीं हमें पता। ये कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि जिनको आपने आलमी लेवल पे पाबंदी लगा दी है। मतलब खैरुन्नास, मतलब इसमें एक तंजीम आती है अल अख्तर ट्रस्ट और रशीद ट्रस्ट। अल अख्तर ट्रस्ट और रशीद ट्रस्ट वो लोग हैं कि जिन्होंने जाके अफगानिस्तान में तालिबान के ज़माने में जब आलमी तारीख कुव्वतें भाग गई थी जी, और वो रोटी को मोहताज हो गए, तो वहाँ कैद था, उन्होंने तंदूर खोले थे जाके वहाँ पर, राइट। और वो थार में भी काम करते हैं। पाबंदी लगाई आपने, चलो कहा कि जी चूंकि उन्होंने लगाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की वो करारदाद है 1267, उसके तहत आपने भी लगा दी, तो लगा दी। हिज़्बुत तहरीर पर पाबंदी किसने लगाई है? आलमी ताकतों ने अपने मुल्कों में नहीं लगाई। इंग्लैंड में नहीं है, ठीक, अमेरिका में नहीं है, बिल्कुल पूरे यूरोप में नहीं है, ठीक। उस जगह पे लगाई जाती है जिस जगह पे मुसलमान रहते हैं। क्यों? क्यों? बुनियादी तौर पर हिज़्बुत तहरीर उन तंजीमों में से है कि जो किसी तौर पर भी अपने हथियार उठाना हराम समझती है। हिज़्बुत तहरीर का बेसिक तस्वर यह है कि हथियार नहीं उठाए जा सकते। रियासत का काम है जिहाद का ऐलान करना, वाहिद तंजीम है, राइट, ठीक। यहां क्यों पाबंदी लगी है? क्योंकि नहीं, बुनियादी तौर पर इसका एक नारा है कि जो नेशन स्टेट्स खत्म है और उसके बाद ये अपना जो है ना, ये अपना एक खिलाफत, एक पूरी बॉडी ऑफ द मुस्लिम, कहते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम इकट्ठी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद अब एक होता है एक और तस्वर कि जो नाम बदल के तंजीम में नाम बदल के अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में खान अब्दुल वली खान, गौस बख्श जो ताला मैंगल, सबके ऊपर एक केस चला था जी। सुप्रीम कोर्ट ने, किसी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नहीं, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं, किसी और से, नेशनल अवामी पार्टी को गद्दार कहकर उसको बैन कर दिया था, बैंड आउटफिट में शामिल कर दिया, ठीक है, वो बंद हो गया। हैदराबाद से गद्दारी केस चला। उसके बाद उन्होंने एक एनडीपी बना दी, उनको सारे गुनाह धुल गए, ठीक। सही। आपने अल्ताफ हुसैन को गद्दार कह दिया, उन्होंने लाने लात लड़की कर दिया, आपके सारे गुनाह धुल गए, वॉशिंग मशीन हो गई। इसका मतलब ये है कि यार अगर आप इलेक्शन लड़ लो, ठीक है, अभी आप जमाली साहब ने इलेक्शन लड़के पीपल पार्टी के हैं और सहूलत का किसके हैं? 7 के बम धमाके के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मसला सारा यह है कि हुकूमत को वादे, हुकूमत करती क्या है, इनको जब छुपाती है तो मीडिया को खेलने का मौका मिलता है, मीडिया बदमाशी करता है, फिर जिसको चाहता है उसको जालिम बनाता है, जिसको चाहता है उसका नाम नहीं बताता। बताओ, वादे करो कि कितनी तंजीमें और कौन कौन सी तंजीम है, ताकि मेरे जैसा एंकर, आप जैसा जो बैठा होता है यहां पर न्यूज एंकर, वो लोगों को ये मत बताए कि सिर्फ ये मौलवी जो है ये दहशत करता है, वो ये भी बताए कि वो जो बलोचिस्तान में खेल रहा है लोगों की खून की होली, वो भी दहशत करता है, वो बताए वो सेकुलर लिबरल भी दहशत करता है, वो बताए वो कॉम्पस भी दहशत करता है। बैलेंस करो। आप इस सोसाइटी के अंदर ये हो, पता है क्या रहा है जी, कि आप तो पूरा का पूरा एक्शन ले लेते हो दोनों तरफ, मीडिया एक तरफ की सूरत पेश करता है जिससे इस माशरे के अंदर एक नफरत का ऐसा अलाव पैदा कर रहा है जी। पाकिस्तान का मीडिया खून की होली खेल रहा है लोगों के साथ, पाकिस्तान का मीडिया वो आग लगा रहा है कि एक ऐसी तंजीम के खिलाफ किसी ऐसे तरफ रुख फेर के, मैंने आपको बताया ना, इसमें देवबंदी भी हैं, इसमें बरेलवी भी हैं, इसमें शिया भी हैं, इसमें लिबरल भी हैं, इसमें सेकुलर भी हैं, सारे हैं, सारे के सारे हैं, और सारे के सारे पाबंदी लगी हुई है। आप बताओ कि भाई ये सब के सब बुनियादी तौर पर किसी फिरके की वजह से बात नहीं है, इनके एक्शंस गलत हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि ये डिस्प्ले करे और बताए लोगों को कि ये सारे के सारे लोग, हम किसी एक सेक्ट के खिलाफ नहीं, हम किसी एक मकतद फिक्र के खिलाफ नहीं, हम किसी एक इलाके के खिलाफ नहीं, हम बुनियादी तौर पर उस शख्स के खिलाफ है जो इंसानों की जानों की होली खेलता है। राइट, ठीक, राइट। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा, PSL के हवाले से आपको खबर मिली होगी, उसका फाइनल अब लाहौर में होने जा रहा है,
इन हालात में जबकि खौफ बहुत ज्यादा है, कितनी अच्छी है ये खबर आपने? नहीं देखें, PSL तो होना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये इसलिए होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जितने लोग मरते हैं ना जी, ठीक है ना, अमेरिका में साल में अमेरिका में इतने जो हैं क्राइम ऑफ पैशन में ना वो मर जाती हैं औरतें जी, बिल्कुल ठीक। मर्दों के हाथों। बिल्कुल ठीक। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, ये कारोकारी, अमेरिका में क्राइम ऑफ पैशन 3-3 हज़ार औरतें मार देते हैं। जी, क्यों जी। मार देते हैं? कि कौन मारता है? एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड। जी, और कहते हैं पैशन, जज्बात, यानी बॉयफ्रेंड का जज्बा जो है वो बहुत बेहतर होता है भाई के जज्बे से या बाप के जज्बे से। वो बॉयफ्रेंड को कत्ल करने की इजाजत है, क्राइम ऑफ पैशन, राइट। क्राइम ऑफ पैशन। लेकिन Right. बुनियादी तौर लेकिन पर गलत तो है सर, गलत दोनों जी। जगह। कत्ल का किसी को इख्तियार नहीं। किसी को भी नहीं, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिसने किसी एक आदमी को जिंदगी बख्शी, जी। उसको इलाज किया, उसको पानी पिला के उसको जिंदगी बख्शी, उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। बिल्कुल ठीक है जी, आपके कमेंट आ गए नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर को अमली तौर पर सील करने का फैसला किया गया है। चाबहार के ऑपरेशनल होने की सूरत में यह फैसला कितना फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक अफगान बॉर्डर को अमली तौर पर सील करने का फैसला कर लिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि चाबहार बंदरगाह के ऑपरेशनल होने के बाद, जो कि 1 महीने के बाद होने जा रही है, इसके क्या फ़वायद होंगे, पाकिस्तान को फ़वायद होंगे या नहीं होंगे? बात करेंगे औरिया साहब से। जी औरिया साहब। देखिए, अफगान पॉलिसी जो है हमारी हमेशा से बड़ी अजीबोगरीब रही है। अल्लामा इकबाल बड़े बसीरत वाले आदमी थे। जिस वक्त अल्लामा इकबाल जिंदा थे तो अल्लामा इकबाल जो थे वो अफ़गानिस्तान गए थे। अफ़गानिस्तान में उनको उस वक्त शायद नादिर शाह होते थे, इदार शाह के वालिद जो थे। तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि इस खत्े में एक, मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी आमाजगा होगी और बहुत, जहाँ से बहुत सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारतें हैं, और ये बहुत, आप इकबाल ने बहुत मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए। खुद इकबाल ने लिखा है अफ़गानिस्तान के बारे में कि अस कुशादे ऊ कुशादे एशिया, अस फसादे ऊ फसादे एशिया, कि अफ़गानिस्तान जो है वो कि पैकर आबो गिल है। एशिया जो है एक पैकर आबो गिल है जी। दर पैकर अफ़गानिस्तान दिल است, कि अफ़गानिस्तान जो है इस पैकर के अंदर दिल की हैसियत रखता है। इसमें अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा, इसमें फसाद होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा। हमारा मसला यह है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही, चूंकि इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उस पूरे इलाके के अंदर, और आपको याद होगा कि गफ्फार खान साहब जो हैं, जी जी, इनके बड़े ताल्लुकात थे गांधी के साथ, और उनको सरहदी गांधी का लक़ब भी उन्होंने दिया हुआ था। और पख्तूनों की एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रही थी 1920 से, और वो चला रहा था रशिया। अजरबैजान में जो कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में रशिया की, उसके अंदर बलोचों के भी कुछ लोग नुमाइंदे गए थे, पश्तूनों के भी नुमाइंदे गए थे, और उन्होंने कहा था कि कौम परस्तों के जरिए से हम ये मूवमेंट चलाएंगे इस इलाके के अंदर, ताकि यहाँ पर एक इस तरह की हुकूमत न बन सके और बरतानिया के खिलाफ हम एक कम्युनिस्ट इनकलाब लेके आएंगे। राइट। तो बड़ी, तो रूस का चूंकि नेहरू का तल्लुकात रूस के साथ बहुत अच्छे थे, फिर रूस की तरफ माइल भी हो गए थे, फिर वो नॉन अलाइड मूवमेंट के अंदर भी, और वो उनकी आइडियोलॉजी भी रूस से बड़ी मिलती जुलती थी। तो उन्होंने शुरू ही से रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाया था। इसलिए अफगानिस्तान पहला आखिरी मुल्क था कि जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था अक़वाम मुत्तहिदा। जी 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 जी। लियाकत अली खान की जो शहादत है उसके अंदर भी सैयद अकबर अफगानिस्तान के ही से एक साहब आए थे, लेकिन वो कहा जाता है कि अमेरिकन ने उसको खरीद के उसको पैसे दे के ऐसा किया था। एक लंबी थ्योरी है। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये रूस के आने के बाद से पहले ही खराब हो चुके थे, 30 साल पहले। अक्सर औकात हमारे जो लोग हैं ना, हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है जी, वो तारीख शुरू करता है ज़ियाउल हक पे, ख़त्म भी ज़ियाउल हक पे कर देता है। ज़ियाउल हक से पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने केपी के, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा नहीं होता, उस वक्त सूबा सरहद और बलूचिस्तान में जब हुकूमतें ख़त्म करके तो वहाँ मिलिट्री एक्शन शुरू किया था, तो अजमल खटक साहब जो हैं वो वहाँ से भाग के अफगानिस्तान चले गए थे जी। हमने इसका पहला शो में एक शो किया था जो कि हमने किया था, वो जो उनका है
बट नहीं, वो जो सूफी किताब मोहम्मद आई की? नहीं, एक किताब आई थी उनका जो साथी है जुमा खान सूफी। जुमा खान सूफी की किताब जी, जी। थी। जुमा खान ने कहा था कि वहां हमें अफगानिस्तान में 73, 4, 5, 6, 7 की बात कर रहा हूं, वहां वली खान को अफगान सफीर आके मिलते थे, इंडियन सफीर आके मिलते थे, इंडियन बकायदा पैसे देते थे उनको बकायदा। और यही हाल ये था कि मरियों के कैंप भी वहां कायम थे, मेंगलों के कैंप भी वहां कायम थे, जी। नेशनल अवामी पार्टी के कैंप, यानी ज़ियाउल हक के आने से पहले 73 से लेकर 77 तक जितना भी यहां पर आर्म इंसर्जेंसी होती थी, जितना भी फौजी कॉन्वॉय पे हमला होता था, जितना भी काफिलों पे हमला होता था, उसको स्पॉन्सर अफगानिस्तान कर रहा होता था और इंडिया की मदद शामिल होती थी उनके साथ। और जुमा खान सूफी की जो किताब है ना, फरेब ना तमाम, उसने एक एक चीज खोल के बता दी। राइट। तो पहले तो उनका हुआ मसला। अच्छा, और दूसरा आया था अफगानिस्तान के बाद रशिया का मामला। जी। रशिया के बारे में कहते हैं पंगा क्यों लिया था। अब अकल का कोई अंदाज भी, अगर जिसने तारीख पढ़ी है तो उसको पता होना चाहिए कि रूस ने जितने भी मुसलमान रियासतें थी उनको कब्जा करने के बाद ताजिकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, अजरबैजान था, उनमें मुसलमानों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की थी उसका जवाब नहीं। मेरे आप अंदाजा करें कि 70 साल तक कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। और ये सब अब आप बॉर्डर सील कर देंगे, मान लेते हैं, लेकिन 3 साल की पॉलिसी शिफ्ट करके चेंज होगा। उसी पे सेकंड लगेगा। तारीख लोगों को बताना जरूरी इसलिए कि लोग बताते नहीं हैं। जी जी। इस पाकिस्तान में 15 चैनल हैं, वो ज़ियाउल हक के ऊपर रुके हुए हैं, सुई फंसी हुई। शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद वो सबसे बड़ा मसला था कि उन्होंने आना था गवादर तक जी या कराची तक। ये सबको पता था कि अगर अफगानिस्तान पर रुक गए तो पाकिस्तान ने अपनी जान बचाने के लिए, ठीक, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज तो महाजरीन आए हैं, कल रूस बैठा होता, और रूस अगर बैठा होता तो हालात हमारे वो भी हो गया। उसके बाद आपने वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट तालिबान की आई, आपने उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन आपने फिर उसको बिल्कुल रिवर्स चले गए। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। अब हम उस वक्त जब मुशर्रफ ये कर रहा था तो हम उसको कह रहे थे अल्लाह के बंदे अपनी पॉलिसी उसी पे कायम रहो। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक बाहर से आने वाली फौज की हमायत में, अमेरिका बाहर से आने वाली फौज है ना, जी जी, नेटो बाहर से आने वाली फौज, अपने पड़ोसी के खिलाफ खड़े हो जाओगे और अपने अड्डे पड़ोसियों को देकर, तो कल तुम्हारे लिए हालत यही होगी कि तुम पे कोई एतबार नहीं करेगा। अब हमारी मुशर्रफ के यू टर्न के बाद अफगानिस्तान पे हम पे कोई एतमाद करने वाला नहीं, नंबर 1। दूसरा, इंडिया ने थ्रू ईरान हिज़्ब वाहदत उनके जरिए और शुमाली इत्तेहाद के जरिए और बाकी चीजों के जरिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर ली है। राइट। अफगानिस्तान का हमारे ऊपर एक ही लिवरेज है कि हम कराची की पोर्ट बंद कर दें, तोरखम बंद कर दें, चमन का बॉर्डर बंद कर दें, उनको फूड नहीं पहुंचेगी। लेकिन चाबार जो बन गई, अब चाबार जो बनी है, चाबार की जरूरत नहीं है ईरान को। क्यों नहीं है? उनके पास बंदर अब्बास है, उनके पास केश आइलैंड है, उनका आधा समुद्र है जी, उनको तो कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा, इंडिया को भी ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए कि अफगानिस्तान में तो उनका कुछ नहीं लगता। फायदा किसका है उसमें? फायदा यह है कि अफगानिस्तान को एक रास्ता मिल जाएगा दिलाराम और ज़रिंज वाला। एग्जैक्टली। वो अगर शुरू हो गया तो आपका ये भी लीवरेज खत्म हो जाएगा और अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया एक ऐसी इकाई बन जाएंगे कि जो आपके लिए कल को बड़े मुश्किल पैदा कर, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड भी है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपको बुनियादी तौर पर इसको बहुत टेक्निकली खेलना चाहिए था। और ये सब आप अब मुझे एक और चीज बताइए, जो ये पाक अफगान बॉर्डर सील करने की बात तो अपनी जगह पर जो होनी है वो होनी है, लेकिन जो पिछले 30 साल से या दिहाइयों से पाकिस्तान में अफगान मुकीम है, 30 लाख से ज्यादा उनकी तादाद है, उनका क्या किया जाएगा? डिपोर्ट करेंगे? तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं। अब बड़ी आसानी से हमारे चौधरी निसार साहब भी कह रहे थे हम अफगानिस्तान में लोग, सिर्फ एक दफा कैंप खाली हुए थे जी, जब मुल्ला उमर की हुकूमत आई थी। मैं चागी में था, सारे के सारे कैंप, मोहम्मद खेल का कैंप खत्म, शोरावक का कैंप खत्म, फला पंचपाई का कैंप खत्म, वो जो क्या नाम है उसका पशीन के जो था, ये महमूद चकसई बोलेगा नहीं, इसके सामने पीर अली का जो कैंप था खत्म हो गया था, उसका सुरखाब का कैंप था खाली हो गया था, ऐसे हू का आलम था, तो चले गए थे लोग। लेकिन बाद में अमेरिका आया, लोग फिर वापस आ गए। ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में ईरान के पास भी 15 लाख रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। वो अपने बंदों को कुछ को ले जाते हैं, कुम जिनको ले जाना होता है, बाकियों को उन्होंने वहां पर रखा हुआ है। असल मकसद यह है कि इस वक्त आपको पाकिस्तान को बहुत ही बेहतर अंदाज से
अफगानिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। और डील इसलिए करना पड़ेगा कि कल कब्र अमेरिका वहां से चला गया, जिसने जाना ही जाना है, तय है। बिल्कुल ठीक। तो फिर आप कहां खड़े होंगे? एग्जैक्ट क्या? और एक और बात यार, हिंदुस्तान तो घाटे का सौदा कर रहा है। जो शख्स भी इस इलाके के अंदर पश्तून को जानता है जी, पश्तून कहता है तसंग पुख्ताना दी मुंस ने की, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। वो ये नहीं कहता तुम कैसा मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ता। पख्तून को जानता है, उसको इतना पता है कि हिंदू से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। राइट। वो उसको बकाल कहता है, ठीक। और इसलिए बकाल, और उसके साथ नफरत करता है। उसने अपने पहाड़ का नाम हिंदू कुश रखा हुआ है। हिंदुस्तान का तो मामला है, क्या दहशतगर्दी को रोकने का वाहिद हल पाक अफगान बॉर्डर को सील करना ही दहशतगर्दी है? को रोकने के और बहुत सारे तरीके हैं, वो किए जा सकते हैं, करने चाहिए। वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया। आपका ये बॉर्डर देखिए, आप अगर, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे समझाऊं इस सारी बात को, कि वह वक्त भी आपको उसका, मैं बाद में भी हम बात कर सकते हैं जी। कि आपके दोनों बॉर्डर्स अनसेफ हो जाएंगे। आपको किसी एक, हिंदुस्तान से तो आपकी दोस्ती होने को रही जी, आप दोस्ती कर भी लेंगे ना, तो तब भी वो आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। और उसने घोंपा है, और उसने पूरी तैयारी की हुई है। देखो ना, जिसकी इस वक्त 80% फौज जो है वो यूं पड़ी हुई हो, और सिंध के इलाके के अंदर उसने बहुत ज्यादा डिप्लॉय की हो, सारा कुछ, वो अब किस तैयारी में सबको पता है, ठीक। आपको वहां पर आपको एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि दोस्ती हो सके। दोस्ती, आप देखिए चाइना तालिबान के साथ, वहां अफगान तालिबान जी जी जी, जिस तरह उसके रिलेशनशिप बिल्ड कर, अमेरिका को जब जरूरत पड़ती है वो बिल्ड करता है उनके साथ तलकार, रूस से जब जरूरत पड़ती है बिल्ड करता है। आप कम से कम कुछ ना कुछ तो वहां अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक एसेट रखें, जिंदगी उनके, अपना नहीं। ये नहीं कि अफगानी नेटवर्क को सपोर्ट करना, ना। अफगानिस्तान में देखिए दुनिया पूरी ने आजादी की तहरीकों को सपोर्ट किया है जी। जो लोग साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करते थे, वही कैफियत अफगानिस्तान में उन लोगों की है कि जो अमेरिका की टोडी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं आपको फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से आजाद होकर बनानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका में मौजूद थे मिस्र के नाबीना शेख, और नाबीना शेख कौन थे और उनकी वसीयत क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मिस्री नाबीना शेख अब्दुल रहमान कौन थे ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उनकी वसीयत क्या थी, एक क्लिप है वो जरा देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। فيها أيها الإخوة الأجلاء أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، إن الحكومة الأمريكية رأت في سجني ووجودي في قبضتها الفرصة السانحة، فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمرير عزة المسلم في التراب والنيل من عزة المسلم وكرامته، فهم لذلك يحاصرونني ليس حصارا ماديا فحسب، إنهم يحاصرونني حصارا معنويا أيضا، وكذلك من أنواع الحصار إنهم يسلطون علي كاميرا ليلا ونهارا، بما في ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء الحاجة، ولا يكتفون بذلك بل يخصصون مراقبة مستمرة علي من الضباط، فهم يفتشونني تفتيشا ذاتيا، فأخلع ملابسي كما ولدتني أمي وينظرون في عورتي من القبل والدبر. أيها الإخوة، إنهم إن قتلوني ولا محالة هم فاعلون، فشيعوا جنازتي وابعثوا بجثتي إلى أهلي، لكن لا تنسوا دمي ولا تضيعوه، بل اثأروا لي منهم أشد الثأر وأعنفه، وتذكروا أخا لكم قال كلمة الحق وقتل في سبيل الله. वसीयत आपने जानी। द ब्लाइंड शेख के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रहमान कौन थे ये जानते हैं औरिया साहब से। जी औरिया साहब। देखिए, शेख उमर अब्दुल रहमान थे। ये बेसिकली 1938 में मिस्र में पैदा हुए जी, और उस ज़माने में अख्वानुल मुस्लिमून की बहुत बड़ी तहरीक चल रही थी जी, और लेफ्ट जो था उस वक्त वो रूस के साथ एक बहुत बड़ी एक अलायंस था, ठीक। और जमाल अब्दुल नासिर जो थे वो उस वक्त मिस्र के अंदर उन्होंने कई लाख लोगों को कत्ल किया। ज़ैनब अल गज़ाली की कहानियाँ पढ़े ना, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया है अख्वान के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर। ये इब्न तैमिया से मुतासर थे, फिर उसको सैयद कुतुब से मुतासर थे। 1980 में इनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये फिर यहाँ से अफगानिस्तान आ गए और अफगानिस्तान में अब्दुल्ला अज़ाम की वो जो मूवमेंट चल रही थी उसके साथ फिर ये न्यूयॉर्क चले गए
और आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसमें 93 में हमला हुआ था, बिल्कुल स्टेशन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि ये नॉर्थ कैरोलिना में थे, उसके अंदर खतीब थे, तो ये बड़े वोकल थे, कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते थे, इनकी क़िरात बहुत खूबसूरत थी। तो इनको उन्होंने पकड़ लिया और मुकदमा चला, और इनको वहाँ की जो इसको उनको एक तरह कॉन्स्पिरेसी पे सजा, हम आज कहते हैं ना कि भुट्टो की सजा गलत है, कि ये कॉन्स्पिरेसी पे तो उतनी सजा नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी आपने की थी, यानी आप तकरीर करते थे फलां फलां, और इन्होंने उनको गिरफ्तार 26 साल से बंदा कैद तन्हाई में उम्र कैद की सजा थी, 20 साल के करीब तकरीबन ये वहाँ कैद रहे हैं, और इंतकाल कर गए 3 दिन पहले जेल के अंदर। यानी वो सुन्नत जो कि इमाम अबू हनीफा की सुन्नत थी जेल में इंतकाल करने की, वो उन्होंने पूरी की है। और मुस्तकिल कैद तन्हाई 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं होती जी। कहते हैं मैन जो है ग्रेगेरियस एनिमल है, अगर कैद इंसान जो है, अगर कैद तन्हाई सजा ना होती, बुरा ना लगता इंसान को, तन्हाई जो बुरी नहीं लगती, तो कभी कैद के तौर पर इजाद ना होती। मुस्तकिल अकेले उनको रखा गया, और इंतकाल कोई नहीं बोलेगा। तारीख इन लोगों का अजर जो है अल्लाह के यहाँ होता है, अल्लाह के यहाँ होता है, और अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अदनान नसीम कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान साहब कहिए, क्या कहेंगे? और ये साहब माशाल्लाह आपने हाफिज सईद साहब के हवाले से जो कलमा हक बुलंद किया, और बहुत सारी बातें आपने अपने नाजरीन को बताई कि क्या वजूहत हैं क्यों उनको इताब का निशाना बनाया जा रहा है। मैं भी कुछ आपके नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो आवारान के इलाके में जलजला आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सईद साहब की जमात जी बिल्कुल अपने कारकुनों को लेके वहाँ पहुंची जी। और ये वो इलाका है जहाँ पे गढ़ बना हुआ था BLA का। जी मैं जानता हूँ, मैं आवारान गया हूँ, मैं देखा हूँ जी, मैं उस इलाके के अंदर रहा हूँ मैं यहाँ से। जी बिल्कुल सही। नजर ये आता है कि इस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा खौफ इसी चीज का है कि बलूचिस्तान में उसकी मेहनत के ऊपर पानी ना फेर दें हाफिज सईद साहब। तो हुक्मरान जो है इंडियन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, हाफिज सईद साहब को पॉइंट टेकन अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बात किया अवारान में, उन्होंने वहाँ जाकर, अवारान में हमारे डॉक्टर कासिम शाह साहब ने बड़ा काम किया, वहाँ भी उन्होंने मलिक रियाज ने बड़ा काम किया वहाँ पर, आप हैरान होंगे, जी जी बहुत सारे लोगों ने काम किया। अवारान जुमलानी तौर पर डॉक्टर अल्लाह नजर की एक गढ़ था। अवारान वो इलाका है जहाँ से रूट्स जाते हैं स्मगलिंग के। आप देखें बलूचिस्तान की जितनी भी इंसर्जेंसी होती है ना, ऐसे रूट पे वो अपना कैंप लगाते हैं जहाँ से स्मगलिंग की गाड़ियाँ गुजरती हैं। उन स्मगलिंग की गाड़ियों से लेते हैं भत्ता, जब वो भत्ता लेते हैं तो उससे फिर स्मगलिंग गाड़ी से असला भी आ जाता है, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अवारान की मुझे याद है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो, उसकी पोस्टिंग बड़ी मजबूत पोस्टिंग हो, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, वो बहुत कमाता होता था बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा। मैं खास वक्त पैसेंजर मरहूम साहब का एक वाक़या मुझे याद आता है, बड़ा मज़ेदार सा वाक़या। एक साहब थे, वो बड़े राशि थे, तो वो वहाँ पर वो अपना वो उनके खिलाफ हड़ताल हुई, अवारान के लोगों ने हड़ताल की, और उनको बंद कर दिया कैद। तो फाजल दुरानी डिप्टी कमिश्नर थे जी। तो वो उनके पास उन्होंने फ़ोन किया कि जनाब मुझे इन्होंने बंद कर दिया है, तो मेरी बीवी जो है फैमिली वे में है, तो ये कैसे लोग हैं। तो फाजल दुरानी साहब जो है गौस बख्श पैसेंजर साहब को लेके वहाँ चले गए अवारान। उन्होंने कहा कि ऐसे तुम बलोच हो, तुम कितने गैरतमंद बनते हो। उस बेचारे की बीवी, और खुद बलोच था, वो जो अफसर था, तो बीवी जो है वो उसकी फैमिली वे पे है, उसका बच्चा होने वाला है, और तुमने उसको मुआसरा किया, जाओ उससे माफ़ी मांगो। अच्छा, अब वो वापस आ गए पैसेंजर साहब। जब वापस आए तो जब वो वापस आके जब फाजिल दुरानी साहब के साथ बैठे वहाँ पर खुदार डिस्ट्रिक्ट होता था, तो थोड़ी देर बाद बलोचों का बेचारों का फ़ोन आ गया पैसेंजर साहब को कि जनाब वो इस सब कहते हैं कि 25,000 रुपये दोगे तो माफ़ी कबूल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो वो रिश्वत की गढ़ जगह थी अवारान जो था। तो अवारान में इन लोगों ने अफसर इतने बहुत काम किया। मसला पता है क्या है, हमारा कहने का बुनियादी मकसद ये है जी कि जितना आप खोल के लोगों को बताओगे कि हमने फलां आदमी को क्यों गिरफ्तार किया, हमने फलां आदमी को क्यों मारा जी, फलां आदमी कैसे मारा गया, उतना ही ये लोग आप पे एतमाद करेंगे। राइट। और मेरा 31 साल की एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही तजर्बा है जी कि अगर आप लोगों को सच बताएंगे और आप पूरे लोग को यकीन कर लेंगे कि इस बंदे ने फलां बंदे पर ज्यादा हाथ जो उठाया है वो सही उठाया है, तो खुदा की कसम से ताकतवर चीज को नहीं होगी। लेकिन अगर आप छुपाएंगे, अगर आप जिसे कहते हैं वो स्टेट सीक्रेट बना के रखेंगे, तो लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे। राइट नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाह रहे हैं तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।